Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है सेट्स को कुछ वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो स्पेशली ये वाली जो वीडियो है इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एमएल अग्रवाल में नहीं हैं लेकिन सेलिना में हैं। तो सेलिना में पिछले ही साल की कुछ चीज़ों को रिपीट करके क्वेश्चंस की एक्सरसाइजेस बनाई गई हैं। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़कर आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर कहीं डाउट होगा आस्क इट एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इस पूरी स्टेटमेंट में वेल डिफाइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब जिसको ना आप क्लियरली बता सको। अब मैं आपसे पूछूं कि एक हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं, तो आप बोलोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट? कोई डाउट है इस चीज में? बिल्कुल नहीं है। मैं मंथ्स पूछूं ईयर के तो भी आप जनवरी टू दिसंबर बता दोगे, वो भी क्लियर है, उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। हमें ये डिसाइड करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग करता है, अगर इसमें भी कोई डाउट नहीं है तो भी सही है। एंड विच ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग। अब मैं बोलूं मंथ्स ऑफ द ईयर में ट्यूसडे आता है तो आप बोलोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, राइट? सो वी क्लियरली नो कि मंथ्स में क्या आता है और डेज ऑफ द वीक में क्या आता है। तो एग्जैक्टली इसी को हम सेट बोलते हैं जहां पर हमें किसी तरह का कोई डाउट ना हो, जहां पर हमें पूरी क्लैरिटी हो। सो व्हाट डज वेल डिफाइंड मीन्स? फॉर एनी ऑब्जेक्ट वी शुड बी एबल टू डिसाइड विदाउट एनी डाउट वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और इट डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन। अब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, अब आप पढ़ते हो क्लास 7th में, तो ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें कोई डाउट है? मान लो कोई बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है, उसका नाम है राहुल, तो क्या राहुल क्लास 7 का स्टूडेंट है? नहीं है भाई, क्योंकि वो तो 8th में पढ़ता है, राइट? Now months of the year, planets of the solar system, odd numbers which are less than 20, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, मतलब सिर्फ वो ऑड नंबर्स जो 20 से कम हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो A B C D E F G E F, आई थिंक F तक ही होगा, राइट? तो A B C D E F जो भी हैं, सो दीज आर अगेन अ सेट जहां पर मुझे क्लियरली पता है कि मंथ्स में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे आएंगे। एक क्लास के बच्चे बस वही हैं आपकी क्लास 7 के बच्चे जो आपकी क्लास में हैं, ठीक है? 8th क्लास का बच्चा आपकी क्लास में नहीं है, राइट? सो व्हेन यू हैव नो डाउट, व्हेन यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग करता है, तो तब हम उसे सेट बुलाते हैं। आर ऑल कलेक्शंस कॉल्ड सेट्स? क्या हम सारी ही कलेक्शंस को सेट बुलाते हैं? नहीं। ऑल कलेक्शन दे मस्ट सेटिस्फाई वन कंडीशन एंड दैट इज देयर इज नो डाउट, ठीक है? तो डाउट क्लियर नहीं होना चाहिए और एक कंडीशन है जिसमें सब के सब खरे उतरने चाहिए, सेट और नॉट अ सेट। तो एग्जाम्पल्स है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास हुज हाइट इज मोर देन 130 सेंटीमीटर। सिर्फ हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है? अगर मैं ये बोलूं कि वो स्टूडेंट्स जो लंबे हैं, अब कितने लंबे हैं, मतलब 130 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे वाले या 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे वाले, अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई होती तो मैं इसको सेट नहीं बोल सकती थी। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हु आर टॉल, राइट? सो टॉलनेस, यू हैव टू डिफाइन द टॉलनेस। अगर आपने टॉलनेस को डिफाइन नहीं किया है तो वो सेट नहीं है। फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420, तो ठीक है भाई, प्राइम फैक्टर्स निकालो, वो तो डिफाइंड ही होंगे कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट? रिवर्स ऑफ इंडिया, अब आप नाइल को बोलो कि इंडिया की रिवर है तो वो तो बात नहीं बनेगी ना, तो वो इंडिया की रिवर नहीं है। प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो ये भी क्लियर, 8 ही बचे हैं तो बस वो 8 ही आएंगे। मंथ्स ऑफ द ईयर, सो
अगर आप हर एक को देखो तो हर एक में ना एक क्लियर कंडीशन है मेंबरशिप की, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब वो मेंबर है सेट का और वो एक कलेक्शन है जिसको हम सेट बुला सकते हैं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, अब हार्ड वर्किंग इज नॉट अ क्राइटेरिया, राइट। हार्ड वर्किंग से कितना हार्ड वर्किंग, किस क्षेत्र में हार्ड वर्किंग, राइट। सो दिस इज नॉट क्लियर। रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ इंडिया, कैसे रेप्यूटेड स्कूल्स, जिनके बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं या वो वाले जो स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है या जो ओवरऑल एक्टिविटीज में, किस तरह के स्कूल्स की बात हो रही है। सो रेप्यूटेड डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई द कंडीशन। टॉल बॉयज ऑफ क्लास 10, राइट। तो मैंने बोला था ना टॉलनेस क्लियरली डिफाइन नहीं कर रही है किसी कंडीशन को। सो वर्ड्स सच एज हार्ड वर्किंग, रेप्यूटेड, टॉल मे मीन डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। अब मेरे लिए टॉलनेस है कि ठीक है वो बच्चे जो 130 सेंटीमीटर से ऊपर हैं, आप बोलो कि नहीं मैम वो बच्चे जो 120 सेंटीमीटर से लंबे हैं, राइट। सो इट कैन डिफर फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए इसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। रेप्यूटेड स्कूल में मैं बोलूं कि सिर्फ वो स्कूल जो एकेडमिक्स में अच्छा है, जिसके बच्चे हर साल टॉप करते हैं। आप बोलो क्या बात कर रहे हो मैम, वो स्कूल जहां पर स्पोर्ट्स अच्छा है। आपका फ्रेंड आए वो बोले नहीं जहां पर एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों अच्छे हैं। कोई आए वो बोले नहीं इनके कल्चरल एक्टिविटीज अच्छी होनी चाहिए। सो दीज थिंग्स आर डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के, जैसे 5 months ऑफ अ ईयर, 5 महीने। अब यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा है कि कौन से 5 महीने, सो दिस इज नॉट अ सेट। नाउ मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद अ वोवल, तो ठीक है, मतलब AEIOU से बिगिन करने वाले मंथ्स जो हैं वो एक सेट में आते हैं। तो कौन है, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर। सो यस, हियर इट इज वेल डिफाइंड, राइट। सो दिस इज अ सेट, राइट, क्लियर है। एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट, क्या होते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स, तो हमने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट एक सेट के अंदर होते हैं, सो ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट आर कॉल्ड एज मेंबर्स और एलिमेंट। जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ वॉवल्स तो उसमें आएंगे AEIOU, सो दीज आर द सेट। तो हर एक AEIOU हर एक एलिमेंट है इस सेट का या फिर मेंबर है इस सेट का। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नीड नॉट बी द सेम टाइप। तो एलिमेंट्स सेम टाइप के नहीं होते हैं। तो एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, आप उनको 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं। हो सकता है सेम ही सेट में ABCD भी हो, सेम हो सकता है मैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ये सब लिख दूं, है ना, तो वो भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको सेट मिलेगा उसमें आपको सिर्फ लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स या फिर मंथ्स के नाम या फिर वीक्स के नाम ऐसा ही मिलेगा। सो सेट कैन बी एनीथिंग। नेमिंग ऑफ द सेट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सेट इज जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, मतलब अगर मुझे सेट का नाम लिखना है तो सेट आई कैन राइट ABCDEFG जो भी मुझे लिखना है, बट मैं उसको हमेशा कैपिटल्स में लिखूंगी। एंड द एलिमेंट्स मे बी रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर्स, तो अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मान लेते हैं मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक सेट है A, इस सेट के एलिमेंट्स हैं ABCD, राइट। तो ऐसे मैं इस सेट का नाम लिखूंगी और उसके एलिमेंट्स लिखूंगी। तो जैसे P सेट है तो P के एलिमेंट्स हैं 3 6 8 13 18। सो एलिमेंट्स को जब भी हमें लिखना है बच्चों, आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया, याद रखना सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना है। और जब भी हम एलिमेंट्स को लिख रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉमास लगाए हैं आपको एग्जैक्टली वैसे कॉमास यहाँ पर लगाने हैं। तो कर्ली ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना आप स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हो। आते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल। तो जब भी ऐसे ई लिखा हो ना, ऐसा वाला ई, ठीक है, ऐसा वाला ई नहीं, ऐसा वाला ई, एप्सिलॉन वाला सिंबल, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो सिंबल है दिस सेज बिलोंग्स टू। अगर मैं बोलूं कि इफ X इज अ मेंबर ऑफ A, मान लो एक सेट है कैपिटल A और इसका एक मेंबर है, ये इसके मेंबर्स हैं, तो कैसे मैं बताऊंगी, आई कैन राइट इट एज X
दिस एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए, तो मुझे पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, पूरा वर्ड नहीं लिखना है बिलोंग्स टू, इट मीन्स x बिलोंग्स टू ए, तो मुझे ये सिंबल लगाना है। अब मैं यहां पर लिख दूं ए, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, तो क्या ए इस सेट का मेंबर है? नहीं है, तो आई विल राइट डज नॉट बिलोंग टू, तो इस ई को मैं कट कर दूंगी, दैट्स इट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स अगेन। तो यहाँ पर लिखा है 4 बिलोंग्स टू ए बट 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट रूल्स वाइल राइटिंग द सेट, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं? सबसे पहला रूल है कि जब भी हम सेट लिख रहे हैं ना, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मान लो आपको वहां पर ए बी सी डी दिया है, आप उसको डी सी बी ए लिख दो, तो सेट सेम ही रहेगा, सेट डिफरेंट नहीं होगा। इट मीन्स इट इज द सेम सेट, क्लियर है? सो 5359 इज सेम सेट एज 539 एंड 935, तो चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट चेंज द सेट, दिस इज फर्स्ट रूल। आपको क्लास 6 में भी याद होगा, हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, और सेम चीज हम यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं। रूल नंबर 2 सेज डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स। तो मान लेते हैं आपको एक वर्ड दिया है क्रूक, राइट, बोला है कि ये एक सेट है और इसके एलिमेंट्स को लिखो, तो आप क्या करोगे? मान लेते हैं कि इस सेट का नाम हमने ए रख दिया, इज इक्वल टू, आई विल पुट द कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स जब मुझे लिखने हैं, तो मैंने लिखा सी, मैंने लिखा आर, मैंने लिखा ओ और के। यहाँ पर ओ जो है वो 2 बार है, तो हमेशा याद रखना हम कभी भी किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। लेकिन ये लेटर्स ये हैं, लेकिन सेट क्या होगा? सी आर ओ के, ठीक है, नॉट आर बट के। तो ये है इस सेट के एलिमेंट्स, जहां पर ओ को हम रिपीट नहीं करेंगे। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 तरीकों से, याद है ना? डिस्क्रिप्शन मेथड, जहां पर हम डिस्क्राइब इन डिटेल लिखते हैं कि सेट कैसा है, सेट में क्या है। दूसरा है रोस्टर या टैबुलर मेथड। मैं क्लास 6 की वीडियो जब शूट कर रही थी तब भी मैं ट्यूबुलर ही बोल रही थी, अगर मैं ट्यूबुलर गलती से बोल दूं तो याद रखना ट्यूबुलर नहीं है, दिस इज टैबुलर। सो रोस्टर मेथड और द टैबुलर मेथड, जहां पर हम एक्चुअली अपने एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, जैसे अभी तक हम कर रहे थे, हम कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख रहे थे, एग्जैक्टली वही टैबुलर मेथड या रोस्टर मेथड है। रूल और द सेट बिल्डर मेथड, मतलब कि हम ना कोई एक कॉमन रूल बनाएंगे जो हर एक एलिमेंट को सेट बैठेगा और उनको स्पेसिफाई करेगा, राइट। तो आप, मुझे पता है आपने पढ़ा है, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक फिर से आपको अच्छे से रिकॉल कराऊंगी। सो DRR, डिस्क्राइब, रोस्टर एंड रूल मेथड। तो ये 3 हमारे मेथड्स हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन मेथड, जहां पर वी हैव अ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेंबर्स। मान लेते हैं एग्जाम्पल दिया है, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगी और मैं लिखूंगी होल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, वो सारे होल नंबर्स जो 10 से कम हैं, राइट, 10 से नीचे हैं। मतलब इसमें कौन कौन आएगा? अगर मैं इसको अपने रोस्टर मेथड में लिखूं तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या 0 belongs to this set? तो yes, 0 belongs to whole numbers less than 10, but 10 does not belong, क्योंकि यहां पर लिखा है less than 10, 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 से सिर्फ कम वाले होल नंबर्स इस सेट में आ रहे हैं। क्लियर हुआ? सो एग्जाम्पल, द कलर्स ऑफ द रेनबो, तो डज ब्लू बिलोंग टू दिस सेट? तो देखो क्या होता है, विब ग्योर, यस, ब्लू बिलोंग्स, लेकिन ब्लैक इस सेट को बिलोंग नहीं करता है। roster method or the tabular method, so in this roster method all the members are listed, हम curly bracket लगाते हैं और कॉमा से उनको separate out करते हैं, जैसे even whole numbers less than 10, तो even whole numbers, तो whole numbers मतलब 0 भी आएगा, 2 4 6 8, ये वो सारे even numbers हैं जो 10 से कम हैं। so months beginning with the vowel, तो अप्रैल, अगस्त एंड अक्टूबर, डेज ऑफ द वीक, तो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट कर दिए, तो मैंने हर एक एलिमेंट को क्लियरली लिखा है। तो
तो रोस्टर मेथड में या टैबुलर मेथड में हम हर एक एलिमेंट को क्लियरली लिस्ट आउट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड। व्हेन देयर आर टू मेनी एलिमेंट्स, तब क्या होगा? सो यूज दिस। मान लेते हैं कि हमें एक कंडीशन दी है जहां पर ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 to 100, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड हैं, जो 20 से 100 तक हैं, बिटवीन, इन दोनों के बीच में है। तो मैं क्या करूंगी, पहला नेचुरल ऑड नंबर 21 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 27 आएगा, ऐसे मैं करती जाऊंगी, मुझे 99 तक पहुंचना है। तो आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, पहले 2-3 लिखो, लास्ट के 2-3 लिख दो और बीच में ऐसे डॉट डॉट लगा दो, राइट? तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो आपको ये डॉट 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 आपको लगा देना है, राइट? इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, वो इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4, तो मतलब -4 भी आएगा, -3, -2, और ऐसे अगर हम इंटीजर को देखो तो इस तरफ तो हमें बताया है कि हाँ ये यहां से शुरू हो रहे हैं, बट इस तरफ खत्म होने की बात हमें कुछ लिखी नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट दीज डॉट डॉट। क्लियर है? याद है? तो फाइनाइट इनफाइनाइट अभी कराऊंगी मैं आपको। सो सेट बिल्डर मेथड, यहां पर हम क्या करते हैं, ना हम डिस्क्राइब करते हैं ना हम लिस्ट करते हैं, बट यहां पर ना हम एक रूल बना देते हैं, एक ऐसा रूल जो सारे के सारे एलिमेंट्स पर फिट बैठता है। जनरल फॉर्म सेज, जैसे कि a इज इक्वल टू x सच दैट x हैज अ प्रॉपर्टी p। तो कैसे पढ़ेंगे? A is the set of all x such that x has a property p। ये जो आप यहां पर देख रहे हो, it is read such that, even जब ये डबल डॉट ऐसे लगा होता है तब भी इसे हम such that ही पढ़ते हैं। तो such that के लिए I can use this standing line और I can use this। So this means such that, even ये जो कॉलन है this also means such that। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हमें बोला है होल नंबर्स लेस देन 10 और हमें इसे सेट बिल्डर में लिखना है। तो अब हमें एक रूल बिल्ड करना है, ये रूल मेथड है हमारा। तो मैं लिखूंगी, मैंने मान लिया कि a जो है वो मेरा सेट है, सेट का नाम है। तो आई राइट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, आई विल स्टार्ट x सच दैट x इज अ होल नंबर। पहली बात है कि ये होल नंबर है, तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू होल नंबर, कॉमा दूसरी कंडीशन क्या है, अब सारे होल नंबर्स तो है नहीं, लेस देन 10 है, तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कॉमा लगा के कि x इज लेस देन 10, right? So meaning x belongs to whole number and x is less than 10. Now even natural numbers less than 20, वो even natural numbers, देखो मैंने p ले लिया, ठीक है, और मैंने बोला वो नेचुरल नंबर्स जो 20 से कम हैं और इवन है। तो इवन कहाँ से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 4, 6 और ऐसे आगे को बढ़ता जाएगा। सो इसमें मैं लिखूंगी p इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x 20 से कम है। तो सेट बिल्डर को लिखने के लिए हमें एक क्लियर कंडीशन मेंशन करनी है, और वो कैसे करनी है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, मुझे पता है आपको ऑलरेडी क्लास 6 से क्लैरिटी है, लेकिन थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको इस क्लास में जरूर आएगी। तो चलो, अगर कहीं अभी तक डाउट आया है तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो, लेकिन जल्दी करो क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। सो नाउ मल्टीपल्स ऑफ 3 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मुझे बोला है कि मुझे मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं और मुझे उसको सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कंसिडर कि b मेरा सेट का नाम है एंड इन ब्रैकेट आई विल राइट 0, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, राइट? सो दिस इज माई सेट बिल्डर मेथड। मतलब मुझे मल्टीपल्स ऑफ 3 बोला है, अब 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो 12 पे आके तो रुकेंगे नहीं, वो तो बढ़ते ही जाएंगे। सेट बिल्डर में मैं कैसे लिखूं, तो मुझे कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो b एक सेट है इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ होल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। x एक होल नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है ना कि हमें कैसे लिखना है, रिकॉल हो रहा है बेसिकली। बाकी क्वेश्चंस में अभी आपको कराऊंगी। सो इट मे ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो 3n मतलब ये 3 का मल्टीपल है,
एंड n जो है वो होल नंबर है। तो अब आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 3n हमें बता रहा है कि हर वैल्यू जो है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3, हर x की वैल्यू 3 की मल्टीपल होगी। n की जगह 1 2 3 4 ये नंबर्स डालते जाओगे, आप नेचुरल नंबर डालते जाओगे और इसको मतलब नेचुरल के आप होल नंबर भी डालोगे, जीरो भी डालोगे एंड यू विल राइट इट लाइक दिस। तो दो तरह है, आप कैसे भी लिख सकते हो। देखो कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि बच्चों आप इस मेथड से लिखो, ये ऊपर वाले से लिखो या आप नीचे वाले से लिखो, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा। जो आपको कंफर्टेबल लगता है और जिसमें आपको पता है कि आप कोई गलती नहीं करोगे, आप वही रूल फॉर्म करना और वैसे ही लिखना। Now the same set or the different three different forms, right? तो now take the set of the natural numbers। तो डिस्क्रिप्शन में मैं कैसे लिखूंगी, n is the set of natural numbers। रोस्टर मेथड में कैसे लिखूंगी कि मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगी। अब नेचुरल नंबर्स तो कभी खत्म होंगे नहीं, तो मैं आगे डॉट डॉट लगा दूंगी 4-5 नंबर लिखने के बाद। सेट बिल्डर में मैं लिखूंगी कैपिटल N इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। एंड व्हाट इज कैपिटल N, मैंने आपको क्लास 6 में भी ये पढ़ाया है कि जहां पर कैपिटल N लिखा हो मतलब ये एक सिंबल है जो हमें नेचुरल नंबर्स बताता है। तो ये नेचुरल नंबर्स के लिए एक सिंबल है। की आइडिया क्या है कि मेथड ऑफ राइटिंग चेंजेस, लेकिन सेट जो है वो चेंज नहीं होता है, सेट वही रहेगा। सो A is the set of the whole number less than 8। ठीक है, तो दो फॉर्म में लिखना है, यहां पर डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखा है, पहले इसको रोस्टर में लिखते हैं। तो A is a set, तो A सेट है, होल नंबर्स लेस देन 7। तो मैं क्या करूंगी, अब इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो है नहीं, तो पहली बात है होल नंबर हैं जो 8 से कम है, तो कहां से शुरू होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड आई विल क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो मैंने कॉमा सेपरेटेड किया है और कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं। सेट बिल्डर मुझे क्या बताता है, कैपिटल A इज इक्वल टू x such that x belongs to whole number and x is less than 8। ठीक है, तो where 8 is not included, यहां पर लिखा है x is less than 8, ये नहीं लिखा है कि x 8 जो है वो भी इसका मेंबर है। करेक्ट, तो ये एग्जाम ट्रैप है हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस जहां पर x इज लेस देन 8 और x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी कंडीशंस हमें ध्यान से पढ़नी है, हमें सेट को ध्यान से पढ़ना है। अब कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहले है कि ये जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्रूक था तो क्रूक में रिपीटेड एलिमेंट्स में हमें ओ को 2 बार नहीं लिखना है। दूसरा, थिंकिंग की ऑर्डर मैटर करता है, सेट में ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप 2 4 6 लिखो या 6 4 2 लिखो, दैट डजंट चेंज द सेट। यूजिंग द राउंड ब्रैकेट, तो हम ऐसे राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं ऐसे, तो ये गलत है। हमें ना राउंड ब्रैकेट ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। मिस्टेक 4 क्या है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बिलोंग्स टू है, दिस इज डज नॉट बिलोंग टू, राइट। तो हमें कब बिलोंग्स टू लिखना है और कब डज नॉट बिलोंग टू, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम ट्रैप, पहला ट्रैप क्या है कि लेट A इज 1 2 3 6 और ऐसे है 42 तक, तो अब मुझे बोला है कि देन 6 बिलोंग्स टू A, तो ये तो सही है। अब मुझे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये मेरा एक सेट है विच बिलोंग्स टू A, राइट। तो 6 and 14 आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू A। तो मैं ये जरूर लिख सकती हूँ दैट 6 बिलोंग्स टू A, 14 बिलोंग्स टू A, बट दिस इज अ सेट नाउ। जब मैंने कर्ली ब्रैकेट बाहर लगा दिए, अब वो एक सेट बन गया। सो दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू A, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू A लिखना गलत है। सो बिकॉज द एलिमेंट A आर द नंबर्स, दे आर नॉट द सेट, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ सेट, ये एलिमेंट्स नहीं है। ओके, नाउ एग्जाम टिप्स यही है कि बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज अ कलेक्शन और नॉट, दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा, राइटिंग द रोस्टर मेथड, तो रिमेंबर CCC, कर्ली ब्रैकेट, कॉमास एंड द करेक्ट एलिमेंट्स। फोर्थ, while writing the set builder form, check these 3 things: variable, membership
और कंडीशन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारी चीजें कहाँ पर बाउंड्री क्रिएट हो रही है, केयरफुली हमें लिखना है। क्या अगर नंबर 8 है, क्या वो बिलोंग कर रहा है या वो नहीं कर रहा है, क्या लेस देन 8 लिखा है या लेस देन इक्वल टू 8 लिखा है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। सो आई होप इतना आपको क्लियर है। कहीं भी डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो। लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करो, आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो, लेकिन जल्दी करो ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सको और आपके मैथ्स का जो फियर है ना वो एकदम खत्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A सेलिना। सो द क्वेश्चन सेज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर और द टैबुलर फॉर्म। तो हमें रोस्टर मतलब हमें ना बेसिकली लिस्टिंग करनी है, जो भी इनके एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, उनकी लिस्टिंग करनी है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है A1 इज द नेम ऑफ द सेट इज इक्वल टू x सच दैट 2x + 3 इज 11। बच्चों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपने डरना नहीं है, ये जो लिखी है कंडीशन आपने इसको सॉल्व करना है। तो अगर हमें क्या दिया है 2x + 3 इज इक्वल टू 11, सो 2x इज इक्वल टू 11 minus 3. So 2x is equal to 8 and x is equal to 8 by 2. So x is equal to 4. So हमारे A1 के जो elements हैं वो क्या है? The element is only one element and that is 4. आगे चलते हैं B पार्ट में। सो A2 x such that x square minus 4x minus 5 is equal to 0। तो अब यहाँ पर कोई नॉर्मल आइडेंटिटी नहीं लगने वाली है, यहाँ पर होगा x square minus 4x minus 5 is equal to 0। तो यहाँ पर minus 4x को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? I can also write it as minus 5x plus x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, आई कैन टेक x एज कॉमन, x माइनस 5 प्लस इन दोनों में 1 तो है ही 1x, और इसको भी 1 into 5 करूंगी तो भी 5 ही आएगा, तो 1 इज कॉमन। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास क्या बचा है? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब x कैन बी माइनस 5 और x कैन बी प्लस 5 और माइनस 1। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेरा सेट है A2, इसके एलिमेंट्स हैं 5 और माइनस 1। क्लियर है? आगे चलते हैं। A3 इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू z। z क्या होता है? इट इज इंटीजर, z शो करा है इंटीजर। सो माइनस 3 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, इंटीजर है और ये हमें कंडीशन क्लियरली लिखी हुई है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 मतलब माइनस 3 है, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4 से कम है तो 3 पर हम रुक जाएंगे। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारे सेट का नाम है A4 इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x इज 7। तो x क्या है? x 2 डिजिट नंबर है और जो सम ऑफ डिजिट्स हैं x के वो है 7। तो मेरे को ऐसे 2 डिजिट नंबर निकाले, मतलब 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? अगर मैं यहाँ पर साइड पर लिख लूँ तो 10 से 19 तक, तो मैं लिख रही हूँ, आप भी लिखो जरा, ये है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो x एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, ओके, और इसका सम होगा, मतलब ये जो दोनों डिजिट्स हैं इनका सम होगा 7। तो इसका सम 7 है? नहीं। इसका है? नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका सम 7 है एंड 17, 18, 19। ठीक है, इसके सिवा 2 डिजिट नंबर, अच्छा 2 डिजिट नंबर तो ये आगे तक जाएंगे, मतलब 20, 21 एंड सो ऑन, ये 99 तक जाएंगे। तो हमारे पास देखो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तो हर एक में ना हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी। जैसे यहाँ पर है 16, अब अगर आप 20s की लाइन में जाओगे तो 2 और 5 को ऐड करेंगे तो मतलब 25, 30s की लाइन में जाओगे तो 34,
40s की लाइन में जाओगे तो 43, 50s की लाइन में जाओगे तो 52, फिर 61, फिर 70 और अब 71। अब 71 के 70 के आगे जब आप जाओगे तो अब सबका जो डिजिट का सम है ना वो 7 से ऊपर ही रहेगा। तो बेसिकली दिस इज आवर सेट। कमिंग ऑन टू A5, सो x सच दैट, ठीक है, ये कॉमा यहां पर होना था, यहां नहीं, x सच दैट x इज इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मतलब कौन से नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ एंड n इज लेस देन 4, तो हमें बोला है x इज इक्वल टू 4n और n क्या है, n की वैल्यू हमें दी है लेस देन 4, तो n कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 एंड इट कैन बी 3 एज वेल। 4 से कम रखना है, होल नंबर है तो 0 से शुरू करना है। अब ये हमें बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 4n, तो इस केस में देखते हैं x क्या आएगा, 4 इंटू 0 इज 0, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4, फिर आता है x इज इक्वल टू 4 एंड 2, सो 4 2 जार 8, x इज इक्वल टू 4 और 3, तो इट इज 12। तो नाउ कमिंग ऑन टू दिस, तो A5 इज इक्वल टू, तो क्या क्या आ जाएंगे, 0 4 8 और 12 इसके सेट है, मतलब इस सेट के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो करना आसान है, लेकिन अगर आप लॉजिक को समझ लो ना, पीछे की कंडीशन क्या दी है और कंडीशन को अगर आप समझ गए ना तो करना बहुत आसान है। A6 पर आते हैं। नाउ सेट का नाम है A6, तो A6 सेट में हमें कंडीशन क्या दी है, तो देखो पहली कंडीशन है हमारी कि x इज इक्वल टू n प्लस 2, ये कंडीशन है। ये बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, एंड n इज ग्रेटर देन 5, तो n 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब इट कैन बी 6, इट कैन बी 7, इट कैन बी 8 एंड इट कैन बी एनीथिंग, मतलब आगे जितने नेचुरल नंबर्स आप लिख लो वो हर एक आएंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, बड़ा ही सिंपल है। तो मुझे पता है कि n 6 से शुरू होने वाला है बिकॉज n इज ग्रेटर देन 5, तो इस केस में x की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 प्लस 2, तो इट इज 6 बाय 8, राइट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके रखूं, आई कैन राइट इट 3 बाय 4। यहां पर देखते हैं x इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 बाय 9, फिर यहां पर x की वैल्यू 8 के केस में x की वैल्यू आ जाएगी 8, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 बाय 10, सो इट इज 4 बाय 5। तो बेसिकली जो मेरे नंबर्स आ रहे हैं, जो मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो A6 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 बाय 4, 7 बाय 9, 4 बाय 5। आप इसके आगे 9 10 11 आप सबका निकाल सकते हो, लेकिन एंड में हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे हैं जो लिखते लिखते थक जाएंगे बट खत्म नहीं होंगे। तो दिस इज आवर सेट। ओके तो ये इनफाइनाइट सेट है जो एक जगह शुरू तो हो जा रहा है बट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर और रूल मेथड फॉर्म। तो अब हमें ना लिस्टिंग की हुई है नंबर्स की, आई मीन एलिमेंट्स की, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो अब हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और सेट बिल्डर फॉर्म अब बिल्कुल वो क्लास 6 7 वाली नहीं, थोड़ी सी हाई लेवल सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे अब हम। तो मेरा सेट का नाम है B1, सो B1 इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकती हूं कि इसका एक n की फॉर्म में इसको फॉर्मूला बनाते हैं, तो आई कैन राइट 3n, तो n ठीक है। तो अगर मैं इधर 1 लिख देती हूं, तो अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ 3 प्लस 3, ओके, तो ये क्या बनेगा, इट विल बी 3n प्लस 3 वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो अब देखो, अब आप इसमें 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो अब आपको यही नंबर्स मिलते जाएंगे, हर बार 3 3 ऐड होता जाएगा, 1 2 3 जब आप सीक्वेंस में डालोगे। और क्योंकि इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और हमें कोई एंड नहीं दिया है, तो मैंने वहां लिखा नहीं है कि x किससे बड़ा या किससे छोटा है या किसके इक्वल है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, तो B3 सेज x सच दैट x इज इक्वल टू, तो x क्या होता है, x इज n
आई कैन राइट इट n प्लस 2। तो देखो n प्लस 2, तो n इज 1, n प्लस 2 इज 3, राइट, हो गया ना, n प्लस 2, वेयर n is an odd natural number। तो हम सिर्फ यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर को ही ऐड करेंगे। आगे चलते हैं, मतलब n को ऑड नेचुरल नंबर ही लेंगे। कमिंग ऑन टू B4, तो B4 को देखो तो ये है 8, 27, 64। तो ध्यान से देखो, दिस इज क्यूब ऑफ 2, दिस इज क्यूब ऑफ 3, दिस इज क्यूब ऑफ 4, दिस इज क्यूब ऑफ 5, दिस इज क्यूब ऑफ 6। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x सच दैट x इज इक्वल टू n का क्यूब। अब n क्या है, n इज, यहां पर हमने 2 से शुरू किया है, तो अब मुझे ये कंडीशन यहां पर लिखनी पड़ेगी कि n पहले तो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, और दूसरी चीज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 6, राइट। तो 2 के क्यूब से शुरू किया है और 6 के क्यूब तक गए हैं। अब आते हैं हम B5 पर। सो B5 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो ये सब यहां पर कॉमा कॉमाज हैं, तो ये हमारे सिर्फ इंटीजर्स हैं, है ना, हाँ ये इंटीजर्स हैं। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। और अब सिंपली कंडीशन लिख दो कि x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू -1। सिंपल। B6 में चलते हैं। सो B6 इज इक्वल टू x सच दैट x, एक मिनट रुको, तो मैं इसको लिखूंगी x सच दैट x इज इक्वल टू, ये कॉमा यहां पर नहीं होगा, ये -6 और -3 है, तो मैं इसको 3 इंटू n लिखूं, तो आई कैन राइट 3 इंटू n। सो n यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, हाँ आई कैन राइट इट एज 3n। सो n बिलोंग्स टू सॉरी इंटीजर्स। अब दोनों ही तरफ देखो, यहाँ भी डॉट्स हैं, यहाँ भी डॉट्स हैं, मतलब दोनों तरफ को ये सीक्वेंस बढ़ता ही जाएगा, ये जो एलिमेंट्स है ना ये बढ़ते ही जाएंगे। तो आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है बच्चों, तो मैं एक सिंपल सी चीज बताती हूँ कि क्वेश्चन में कंडीशन कैसे बनानी है, कंडीशन को सॉल्व कैसे करना है, ये तभी समझ आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इज 1, 2, 4, 16, 64 इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 32। तो अब अगर आप इसको देखो ना, दिस इज 1, 2, 4, अच्छा इसको निकाल लेते हैं, उसको छोड़ो, इसको निकालते हैं। x इज अ फैक्टर ऑफ 32, ओके। तो अगर मैं 32 के फैक्टर्स निकालूं यहां पर, तो 32 के फैक्टर्स क्या आएंगे, इट इज 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, 3 से 3 नहीं होगा, 4 8 जा 32, 5 नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 भी नहीं है, 8 इंटू 4 है, तो बेसिकली अब ये रिपीट ही होंगे, राइट। तो अब यही है, मतलब यही इसके फैक्टर्स हैं। तो इसके फैक्टर कौन है, 1, 2, 4, 16 और 32, राइट। बट 64 इसका फैक्टर नहीं है, और यहां पर 8 भी मिसिंग है। सो दिस इज नॉट ट्रू। सो दिस इज इट is are both of them equal? No, they are not equal. Okay, so now coming on to next part, x such that x is a factor of 27 which is not equal to 3, 9, 25, 54. so give reason। तो हमें बोला है कि ये जो फैक्टर है 27 के और ये जो दिया है ये इक्वल नहीं है, नहीं होगा। देखो 27 के फैक्टर्स 27 पे आके रुक जाएंगे, ऐसा ही होगा ना, बट ये जो नंबर है ये 54 तक गया है, नो। सो दिस इज yes, why? Because 54 is not a factor of 27,
7। आगे चलते हैं, राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 124। तो हमें इसके इवन सेट ऑफ फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे 124 इज 1 इंटू 124, फिर 2 से करेंगे तो इंटू 62 होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी हो जाएगा, तो 3 and 1 है ना, 4 3 से 12, हाँ 1। अब इसके सिवा अब अगर आप देखोगे ना तो यही रिपीट होने लग जाएंगे, 62 इंटू 2 और ये सब। तो यहाँ पर अगर मैं फैक्टर्स लिखूं, सो इट इज 2 4 31 तो ऑड है, तो मैं इसको नहीं लिखूंगी, मुझे बोला है सिर्फ इवन फैक्टर्स लिखने हैं। तो 62 इज अ फैक्टर एंड 124 इज अ फैक्टर। ओके, सेकेंड पार्ट नहीं, फोर्थ पार्ट। ओके, सो राइट द सेट ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 72। तो इसके मुझे ऑड फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब 1 इंटू 72 होगा, 2 तो ये 36 होगा, 3 से भी हो जाएगा, हाँ, सो 3 2s are 6, 3 4s are 24 होगा, ठीक है। 4 से भी हो जाएगा, 4 1s are 4, 3 4 8s are, ठीक है। 5 से नहीं होगा, 6 से 6 हाँ हो जाएगा, 6 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नहीं होगा, 8 इंटू 9 होगा, राइट। अब यहाँ पर रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जो मेरे पास सेट आया है फैक्टर्स का, दैट इज ऑड लिखने हैं। तो 1 ऑड है, 2 तो ऑड नहीं है, 3 ऑड है, 4 9 ऑड है, बस, ठीक है। तो मुझे लिख तो मैंने सारे फैक्टर्स लिए, लेकिन मुझे इनमें से सिर्फ ऑड फैक्टर्स निकालने थे, राइट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। सो राइट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ दिस। तो देखो प्राइम नंबर्स के लिए मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। तो आई स्टार्ट विद 2, 2 1s are 2, आप भी करो। तो यहां पर सेट आया है 2 3 7 11। वाई 7 ओनली वंस? क्योंकि जब भी हम सेट लिखते हैं तो हम रिपीटेड फैक्टर्स को बार बार नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं। कमिंग ऑन टू पार्ट नंबर 6, इट सेज इज दिस इक्वल टू दिस। तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या मैं 7x को कुछ ऐसा लिख सकती हूँ कि वो मेरे 12 के फैक्टर्स भी बन जाएं? बिल्कुल लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट एज, देखो, -4x -3x। सो ये हो गया 7x और माइनस 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 ही रहा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से x को कॉमन निकाल के मैं x -4 लिख देती हूँ। यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल के x +4 लिख देती हूँ इज इक्वल टू 0, राइट। तो x -4 इज इक्वल टू 0 एंड, अच्छा ये माइनस नहीं, ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा। तो आई राइट इट माइनस ओवर हियर, -3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे जो फैक्टर्स आए हैं वो है x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो मेरे जो फैक्टर्स आए हैं बच्चों वो क्या है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो फैक्टर्स हैं 4 और 3 या फिर 3 और 4। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। Now question number 4 from exercise 6A, write the following in the roster form। तो हमें set of letters in the word merit, तो M E एक बार लिखेंगे, R लिखेंगे, U लिखेंगे और T लिखेंगे। Next the set of letters in the word universe, U N I V E R S A L, पूरा ही आएगा क्योंकि सारे ही लेटर्स डिफरेंट हैं। Next is A is equal to X such that X is equal to Y plus 3 where Y belongs to natural number and Y is greater than 3. तो X is equal to Y plus 3. ठीक है, ये हमें दिया है। और जो Y है ना वो नेचुरल नंबर है एंड Y is लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 3, नॉट लेस देन 3। तो मतलब y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इट कैन बी एनीथिंग, ये बढ़ता ही जाएगा और ये नेचुरल नंबर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इफ आई पुट
x इज इक्वल टू y को मैं 4 लेती हूँ तो ये 7 हो जाएगा, y को मैं 5 लेती हूँ तो ये 8 हो जाएगा, y को अगर मैं 6 लेती हूँ तो ये 9 हो जाएगा। तो मेरा सेट आएगा 7, 8, 9 एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं पार्ट 4. So it says p such that p belongs to the whole number, right? And p square is less than 20. मतलब p का जब मैं स्क्वायर करूं तो वो 20 से कम आएगा। होल नंबर है बच्चों, तो इट विल स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट? ऐसे ही आएगा और ये जाएगा 19 तक, है ना। बट यहाँ पर दूसरी कंडीशन बोल रही है कि जब मैं p का स्क्वायर करूँ ना तो वो 20 से ऊपर नहीं जाएगा, 20 से नीचे ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 अगर 0 होता है, p स्क्वायर अगर p अगर 1 है तो ये 1 का 1 रहेगा। मैं ऐसे लिखती हूँ यहाँ पर ना, ये बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट होगा, नहीं तो मैं इसको यहीं पर लिख रही हूँ। देखो ध्यान से देखना, तो ये 1 ही रहेगा। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16। तो क्योंकि ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी है तो मेरा ऑप्शन यही आएगा। तो अब p स्क्वायर ये हो सकता है, तो जब p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो आई कैन राइट इट एज p इज इक्वल टू अंडर रूट 0, जो कि 0 ही होगा। When p square is equal to 1, it will be p into under root 1, जो कि 1 ही होगा। When p square is equal to 4, है ना, हाँ 4, so it will be equal to p is equal to under root 4। बेसिकली यहीं पर 0 1 2 3 4 ही आंसर आएगा। तो it will be equal to 2, then p square is equal to 9, then p is equal to under root 9, which is 3. p square is equal to 16, then p will become under root 16, that is equal to 4. Okay, so it will be 0 1 2 3 4, right? Next question पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का like fifth part. So C है हमारे सेट का नाम, x such that x is a composite number and x is greater than equal to 5 and less than equal to 21। तो मैंने आपको composite numbers का मतलब समझाया था। composite numbers मतलब ऐसे numbers ना जिनके 2 से ज्यादा factors हों, ठीक है, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स ना हमें 5 और 21, 5 से लेकर 21 तक ढूंढने हैं कि कौन कौन से कॉम्पोजिट नंबर है। अब अगर हम 5 को देखें ना, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो ये कॉम्पोजिट नहीं होगा, ठीक है। हम ऐसे ही लिस्ट आउट करते हैं। 6 पे अगर हम जाएं तो 6 के फैक्टर 1, 6, 2, 3 ये सारे हैं, तो 6 होगा। इवन 8 भी एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। 9 इज 3 3s are 9, 1 भी होगा, 9 भी होगा, तो यस 9 भी है। देन 10 भी होगा। 11 प्राइम नंबर है तो 11 नहीं होगा। देन 12 होगा, 13 नहीं होगा बिकॉज प्राइम है। 14, 15 होगा, 16 होगा, 17 प्राइम है तो नहीं होगा। 18 होगा, 19 प्राइम है, नॉट इंक्लूडेड। 20 नहीं है प्राइम, और 21। तो बेसिकली ये हमारी लिस्ट है। तो हमारा जो सेट सी है ना, हमारे सेट सी के एलिमेंट्स आएंगे 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 पर। सो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। अब देखो वही ना, हमें यहाँ पर डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x को मैं कैसे लिखूं कि मैं कि मेरे जो फैक्टर्स हैं ना, मतलब वो समझ जाओ कि मतलब ऐसे ब्रेक करूंगी कि x स्क्वायर माइनस, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3x प्लस x। तो जब मैं 3x में -3x में x प्लस करूंगी तो -2 ही आ जाएगा, और यहाँ -3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे फैक्टर्स इजीली बन जाएंगे। देखो x कॉमन लेके x -3 प्लस 1 और फिर से x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x -3 इज इक्वल टू 0।
ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। देखो ये यहाँ -1 था ना, जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड आप लेके जाओगे तो +1 -1 हो जाएगा, ये -3 था तो ये -3 +3 हो जाएगा। तो अब जो हमारा सेट आया है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सो सेट नहीं बना के लिखना है, सिंपली हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे -1 और 3, तो ये हैं हमारे एलिमेंट्स। क्लियर है। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट सेज x सच दैट x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो x कितना है 2y प्लस 5 और y हमारा एक नेचुरल नंबर है एंड y इज, अब y की वैल्यूज क्या है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6। ठीक है, तो 2 से लेके 5 तक ही आएंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, x जब y 2 है तो क्या होगा, x जब y 3 है तो क्या होगा, x जब y 4 है तो क्या होगा, x जब y 5 है तब क्या होगा। सो 2 2 4 प्लस 5 इज 9, सो 3 2 6 प्लस 1 11, 4 2 8 9 10 11 12 13। ओके, सो 5 2 10 और ये हो जाएगा 15। तो बेसिकली हमारे जो इसके एलिमेंट्स आएंगे दे आर 9 11 13 15। ठीक है, तो ये हैं इस गिवन सेट के एलिमेंट्स। आगे आते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। तो सिंपल है ना, देखो 1 इंटू 24 इज 24, देन 2 इंटू 12 इज 24, 3 इंटू 8 8 3 are 24, राइट। देन 4 से भी हो जाएगा, 4 6 are 24, 5 नहीं होगा। अब यहाँ पर रेपिटेशन शुरू हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ रेपिटेशन है तो मैं लिख नहीं रही। तो बेसिकली हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे, सो एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट आर 1 2 3 4 6 8 12 24। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी ऑर्डर में लिखो, आप इसको जंबल्ड में भी लिख लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन फैक्टर सारे लिखे हुए होने चाहिए जो भी आए हैं। देन पार्ट नंबर 5, x such that x minus 2 is less than equal to 10 and x is a natural number। तो ये बोल रहा है 3x minus 2 is लेस देन इक्वल टू 10। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3x इज लेस देन इक्वल टू 10 और ये -2 था तो यहाँ पर ये +2 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/3। सो x इज लेस देन इक्वल टू 3 4s are 12। तो बेसिकली और x जो है वो नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एलिमेंट्स ऑफ the given set R। तो ये स्टार्ट होंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू सिक्स्थ पार्ट। तो यहाँ पर बोला है x सच दैट 4 - 2x इज ग्रेटर देन -6 और यहाँ पर x इज अ z। व्हाट इज z? z बेसिकली आर इंटीजर्स। तो हम इंटीजर्स को दिखाने के लिए z का यूज करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर इट सेज 4 - 2x इज ग्रेटर देन -6, ऐसा ही है। सो लेट अस सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो अगर मैं यहाँ पर ये है 4 - 2x, यहाँ पर -4 कर दूं और यहाँ पर भी -4 कर दूं तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास 2x बचेगा एंड इट इज -10। अब यहाँ पर दोनों ही तरफ मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगी, आई विल एड 2x + 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x + 2x
+10 और ये हो जाएगा -10 + 2x + 10। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 और ये हो जाएगा 2x। तो आई कैन राइट इट एज 10 डिवाइडेड बाय 2x। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इज ग्रेटर देन x, मतलब जो x है उसकी वैल्यू 5 से कम है। तो अब 5 से कम कितनी होगी उसकी वैल्यू, फाइंड आउट करो। तो इट कैन बी 4 3 2 1 0 -1 -2। तो ये इंटीजर्स हैं, राइट। तो अब क्योंकि यहाँ पर कोई एंड पॉइंट हमें नहीं बताया है तो मैं यहाँ पर आगे डॉट 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 लगा दूंगी। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। करना क्या है, सिंपली जो एलिमेंट्स दिए हैं ना उनको काउंट कर लेना है। मान लो कि अगर वो रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में है या सेट बिल्डर में है, तो पहले उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, उसके एलिमेंट्स को काउंट करो और लिख दो। सो अगर A इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, राइट। मैं आपसे पूछूं इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है या इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, आप क्या बोलोगे। सो आप लिखोगे n लिखोगे स्मॉल n, ब्रैकेट में उस सेट का नाम लिखोगे और जितने एलिमेंट्स उसमें हैं वो काउंट करके लिख दोगे। तो कार्डिनैलिटी का सिंपल मतलब है कि हमें एलिमेंट्स को काउंट करना है और उनको वहां पर लिख देना है। n यहाँ पर सेट का नाम है और na मतलब सेट A के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें वो बता रहा है। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में आते हैं। सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट, मतलब एक ऐसा सेट ना जिसमें लिमिटेड नंबर या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने लिखा ABCD, तो मैं काउंट कर सकती हूँ ना कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5 हैं। सो दीज आर द फाइनाइट सेट्स। F फॉर फाइनाइट, F फॉर फिनिश, जो शुरू होकर खत्म हो जाते हैं जिनके एलिमेंट्स, दे आर द फाइनाइट सेट्स, राइट। तो अगर आप काउंट कर रहे हो और आपकी काउंटिंग खत्म हो जा रही है तो वो एक फाइनाइट सेट है, जैसे डेज ऑफ द वीक, जैसे मंथ्स ऑफ द ईयर, जैसे स्टूडेंट्स इन योर क्लास। नेक्स्ट आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। ऐसे सेट जिनको काउंट करते जाओ वो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। सो इनफाइनाइट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो दे हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और जैसे कि अगर मैं लिखूं कैपिटल N बेसिकली रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। आप कोई भी नंबर लिख दो, उसके आगे एक और नंबर लिख पाओगे, उसके आगे भी एक और नंबर लिख पाओगे, राइट। सो बेसिकली दीज आर इनफाइनाइट सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जो इन्फिनिटी तक जाते हैं। वैसे ही अगर मैं बोलूं ऑल द ऑड नंबर्स या मैं बोलूं ऑल द इवन नंबर्स, तो ये भी हमारे इनफाइनाइट सेट हैं। जैसे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो नंबर लाइन में इस तरफ को भी कंटिन्यू लिखते जाते हैं नंबर्स जितने लिख सकें, और दूसरी तरफ को भी नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स को लिखते जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये इंटीजर्स भी क्या हैं, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। सो ट्रिक यही है कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसा डॉट लिखा हुआ दिखाई दे, हम लिख रहे थे ना पीछे कि लास्ट में, बीच में नहीं, लास्ट में, जैसे एक तरफ से ये शुरू हो गया 2 4 6 ऐसे शुरू हो गया 8, अब लास्ट में ऐसे डॉट्स हैं, ठीक है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड टाइप, एम्प्टी और द नल सेट। सो एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर मैं बोलूं कि वो क्लास 8 का बच्चा जो क्लास 7 में पढ़ता है, पॉसिबल है, मतलब क्लास 8th का बच्चा जो 7th में पढ़ता है, ऐसे कैसे हो सकता है, या तो वो 8th में पढ़ सकता है या वो 7th में पढ़ सकता है, राइट। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को या तो हम ऐसे शो करते हैं या फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसमें कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स दैट हैव 4 साइड्स, तो पॉसिबल है क्या, ऐसा कोई ट्रायंगल होता ही नहीं है भाई जिसकी 4 साइड्स हो, हर ट्रायंगल की 3 ही साइड्स होती हैं। सेट ऑफ मंथ्स हैविंग लेस देन 28 डेज, तो ऐसा कोई मंथ नहीं है, सिर्फ फेब्रुअरी ही एक ऐसा मंथ है जिसके पास 28 डेज है, बट ऐसा कोई मंथ नहीं है विच हैज लेस देन 28 डेज। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे n और ऐसे और 0। सो दिस रिप्रेजेंट्स क्या, एम्प्टी और द नल सेट। मान लेते हैं एक और स्टेटमेंट देती हूं, ध्यान से सुनना। आपकी क्लास के वो बच्चे जो 100 साल के हैं,
क्या आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो 100 साल का है? आप बोलोगे मैम बिल्कुल भी नहीं, हमारी क्लास के बच्चे तो 12-13 साल के हैं, 10-12 साल के हैं, इसी एज ग्रुप में हैं। तो एग्जैक्टली दिस इज अ empty set or this is a null set. Now very important मिस्टेक, मतलब एक बड़ी ही कॉमन मिस्टेक, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्टी सेट में ये जो मिस्टेक होती है कि ऐसे लिखना, इट इज नॉट इक्वल टू कि आप ब्रैकेट लिखो, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाओ और उसमें जीरो लिख दो। अगर आपने इसमें जीरो लिखा है, इसका मतलब इसका एक एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज जीरो। बात समझ रहे हो? इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं होता है। सो दिस हैज नो एलिमेंट, बट अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एक एलिमेंट है, दैट इज जीरो। तो जीरो इज वन एलिमेंट। तो आप ब्रैकेट या तो खाली छोड़ दो या तो फिर ऐसे लिख दो, राइट? सो नो एलिमेंट मीन्स वन एलिमेंट ऐसा नहीं होता है। सो ये वाली क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रिक्स के लिए ये जरूर पूछा जाता है। नाउ सिंगलटन सेट मतलब एक ऐसा सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, उसे हम सिंगलटन सेट बुलाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है ए इज अ सेट जिसके पास -3 और इस -3 को मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। मतलब एक सेट ए है जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है एंड दैट एलिमेंट इज -3। बी सच दैट एक्स B is a set is equal to X such that X is the capital of India। अब इंडिया की तो एक ही कैपिटल है ना, मतलब दो कैपिटल्स तो है नहीं। तो दिस इज अ सिंगलटन सेट क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज दिल्ली। नाउ बोथ आर द सिंगलटन सेट। सिंगल मीन्स वन, सिंगलटन मीन्स वन एलिमेंट ओनली, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं डिसजॉइंट सेट, मतलब दो सेट लेने हैं अब हमें और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। टू सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट इज अ डिसजॉइंट सेट। जैसे कि ए, सो ए सेट में है 5, 7, 9, बी सेट है 4, 6, 10, 12। तो नो कॉमन एलिमेंट, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। देखो कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। बस ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट एलिमेंट्स बुलाते हैं। जैसे मैं बोलूं अ सेट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स एंड अ सेट ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स, तो दोनों में कोई कॉमन बच्चा होगा? नहीं होगा। सो दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट आते हैं इक्वल सेट्स पे। इक्वल सेट्स यानी कि वो सेट्स जो इक्वल हैं, जिनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। क्या है? जिनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। सो ए एक्स वाई जी एलिमेंट है, सेट बी है जहां पर लास्ट 3 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, जो भी एक्स वाई जी ही हैं। तो मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वही सेट बी के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये दोनों सेट सेम है। ये दोनों सेट सेम नहीं है, ये दोनों सेट इक्वल है क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम है। तो मैं ये लिख सकती हूँ ए इज इक्वल टू बी, राइट। अब मैं इसको एक्स वाई जी लिखूं या फिर मतलब सॉरी ये वाला ब्रैकेट, या फिर वाई एक्स जी लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये हमने पिछले वीडियो में बहुत क्लियरली समझा है। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। बहुत सारे बच्चे इक्वल और इक्विवेलेंट में कंफ्यूज होते हैं। इक्वल मतलब जिसके जब दो सेट के एलिमेंट्स सेम हो, बिल्कुल सेम हो। इक्विवेलेंट सेट जब दो सेट्स के एलिमेंट्स सेम नंबर के हो, मतलब टू फाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। सो ए इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। ओके, सो एन इज मतलब n की कार्डिनैलिटी यहाँ पर, सॉरी a की कार्डिनैलिटी यहाँ पर क्या है? सो एन ए इज इक्वल टू 3 और यहाँ भी एन बी इज इक्वल टू 3। तो क्योंकि दोनों ही केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो मैंने इक्विवेलेंट सेट में क्या चेक करना है? मैंने कार्डिनैलिटी चेक करनी है, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं। अगर वो सेम है तो सेट इक्विवेलेंट है, अगर सेम नहीं है तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। इक्वल सेट में मुझे क्या देखना है कि जो एलिमेंट्स हैं क्या सेम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ऊपर नीचे? अगर सेम लिखे हुए हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट है। तो ये एक डिफरेंस है आपके लिए। इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स होते हैं, इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर सेट ए और सेट बी इक्वल है या इक्विवेलेंट है? तो दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो दीज आर द इक्विवेलेंट सेट्स।
right? So equal sets are always equivalent, but equivalent sets are may not be equal. Coming on to the next exercise, that is exercise 6b, question number 1. It says that find the cardinal number of the following sets. तो हमें cardinal number निकालने, कैसे लिखते हैं हम? cardinal number n और इन ब्रैकेट सेट का नाम लिखते हैं, और हमें क्या करना है? हमें जस्ट काउंट करने हैं। तो ये है 1 2 3 4 5, तो क्या कार्डिनल नंबर होगा इस सेट का? 5। अब यहाँ पर देखो, वहां तो इजी था, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें इनको पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि x के जो एलिमेंट्स है, मतलब इस सेट A2 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो ये बोल रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मतलब 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बट लेस देन 7 है, तो मतलब 6 तक है। इसका मतलब हुआ n A2 इज इक्वल टू 4। आगे चलते हैं। नाउ p सच दैट p बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, तो मतलब 0 से स्टार्ट होंगे। सो 2p माइनस 3 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 8। तो ये है 2p माइनस 3 इज लेस देन 8। तो अब ऐसा करते हैं, इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है, तो मैं क्या करती हूं, लेट अस ऐड 3 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा 2p माइनस 3 प्लस 3 8 प्लस 3। तो मैंने ऐड किया, इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 2p और यहाँ पर आ गया 11। तो p इज 11/2, ठीक है। तो p को मैं p इज लेस देन 5.5 ये आ गया। तो इसका मतलब ये जो हमारा सेट है ना, तो सेट A3 है, ये होल नंबर का सेट है। तो मतलब ये 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 और 5 पर खत्म होगा। तो दिस मीन्स द कार्डिनल नंबर ऑफ A3 इज इक्वल टू 5 6। ओके, सिंपल है। पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो रूल दिया गया है उस रूल को सिंप्लीफाई करो, फिर कार्डिनल नंबर निकालो। कभी भी हमसे इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं पूछा जाता है। सो A4 इज इक्वल टू B सच दैट B बिलोंग्स टू Z, ओके, एंड -7 इज like 3b minus 1 is greater than -7 and it is less than equal to 2। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है ये क्या है, ये इंटीजर है, तो 3b माइनस 1। अब ये क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगी, तो लेट अस टेक -7। हाँ, तो पहले ऐसा करते हैं ना, एक एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चों, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ -7 इज लेस देन 3b माइनस 1। अब ऐसा करते हैं, लेट अस ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा सा डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर -7 + 1 और इक्वल टू नहीं है, ये साइन है, और ये, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा -6 3b। मतलब जो भी हमने आज तक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना सेट में ना, इन्होंने हर कॉन्सेप्ट हमसे यूज करा दिया है। अब ये हो जाएगा -6/3 इज लेस देन b, तो ये हो जाएगा -3b। तो ये एक हमारी कंडीशन सॉल्व होगी। दूसरी कंडीशन पर जाते हैं, तो नहीं, ये -3 नहीं, ये -2 होगा, है ना। ओके, तो लेट अस नाउ टेक 3b माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, लेट अस ऐड 1 टू बोथ साइड्स। सो 3b माइनस 1 प्लस b इज 2 + 1। तो मेरी कंडीशन आ चुकी है। सो माई कंडीशन सेज, मैं आगे करती हूँ। अब मेरी कंडीशन क्या बोल रही है कि एक जगह तो मैंने b को निकाल लिया है -2 और एक जगह 1 निकाल लिया है। तो मेरी कंडीशन अब क्या बनी है, दैट b इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड इट इज लेस देन 1। तो अब मुझे बताओ, अब A4 के एलिमेंट्स लिखो। तो ये -2 -1
और 0। तो अब बताओ व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, इट विल बी 3। ठीक है, दो कंडीशंस अगर ऐसी दी गई हैं तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ P name of the set is equal to P such that P is a letter in the word this, find द कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। सो PERMAN, अब E को मैं रिपीट नहीं करूंगी, N को भी नहीं करूंगी, एंड आई विल राइट T ओवर हियर। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो N इन ब्रैकेट P इज इक्वल टू 7। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। तो कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है ये चेक करना है। फाइनाइट मतलब जो कहीं से शुरू होके कहीं पर खत्म हो जाए। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू z, z मतलब ये है इंटीजर, एंड x इज लेस देन 10। अब लेस देन 10 की बात करें ना, तो अब लेस देन 10 कुछ भी हो सकता है बच्चों। इट कैन बी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और फिर 0 -1 -2, बट आगे तक ये चलता ही जाएगा। तो बेसिकली ये इनफाइनाइट सेट होगा जिसका कोई एंड नहीं है, एक तरफ को ये चलता ही जा रहा है। B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड 5x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 5x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो इट इज 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और मैं इसको यहाँ पर +3 कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 23, एंड x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 23/5। ओके, तो अगर आप 23/5 को सॉल्व करते हो, 5 4s आर 20 और 3 5 6 30, राइट। तो अब जो हमारे x की वैल्यू है, पहली बात है कि ये होल नंबर है, तो हमारे सेट B के एलिमेंट 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 और 4, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.6, तो मैं यहाँ पर सिर्फ होल नंबर ले रही हूँ, पॉइंट डेसिमल मुझे नहीं लेना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, चलो आगे चलते हैं। M इज इक्वल टू R सच दैट R इज इक्वल टू 3/n, n बिलोंग्स टू W, W इज होल नंबर, एंड 6 n इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 15। अब कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि R इज इक्वल टू 3/n। अब n की वैल्यू क्या है, अब देखो मैं यहाँ पर n की वैल्यू लिख रही हूँ। सो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन दिस एंड ग्रेटर, ठीक है। n इज ग्रेटर देन 6, तो n कैन बी 7 8 9 10, इट इज लेस देन इक्वल टू 15, तो ये कहाँ तक जाएगा, 15 तक, 12 13 14 15, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर जब R की वैल्यू निकालूंगी तो ये क्या आएगी, R इज इक्वल टू 3/7। फिर आगे चलते हैं, R इज इक्वल टू 3/8, देन R इज इक्वल टू 3/9, देन R इज इक्वल टू 3/10, देन R इज इक्वल टू 3/11, then R is equal to 3/12, then R is equal to 3/13, then R is equal to 3/14, and then R is equal to 3/15। मैं पता नहीं क्यों बार बार ये जो n है ना, इसको न्यूमरेटर में लिखने जा रही हूँ। तो ये हो गया। अब अगर आप इससे देखो ना, तो जो हमारा सेट है ना, सेट के एलिमेंट्स 3/7 से शुरू हुए थे, फिर 3/8, ऐसे करते करते हम 3/15 तक पहुंच गए। तो हमारे पास ना एक सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके, मतलब ये एक फाइनाइट सेट होने वाला है।
आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल्टन सेट्स। सिंगल्टन मतलब जिनके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो। स्टेटमेंट पढ़ो, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ऑन द सेम प्लेन। तो मतलब एक लाइन नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये बोल रहा है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके इस सेट में बेसिकली एक ही एलिमेंट होगा। तो बिल्कुल जब भी हमारी दो नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं तो वो एक ही पॉइंट पे तो मिलती हैं, तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ सिंगल्टन सेट। कैसा सेट, सिंगल्टन सेट। Okay, coming on to the second part, a is equal to x such that 7x minus 3 is equal to 11। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या ये सिंगल्टन सेट है या नहीं। तो मैं 7x minus 3 is equal to 11 को सॉल्व करूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 7x is equal to 11 माइनस 3 जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 7x is equal to 14 and x is equal to 14 by 7, so x is equal to 2। तो ये आ गया। So is it a singleton set or not? Yes, it is a singleton set क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। Next is b is equal to y such that 2y plus 1 is less than 3 where y is a whole number। अब मुझे बोला है 2y plus 1 इज लेस देन 3 और y हमारा होल नंबर है, तो इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगी फिर मैं y की वैल्यू पुट करने का सोचूंगी। तो लेट अस सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ आएगा कि कैसा क्वेश्चन सामने है और अब हमें उसको कैसे अप्रोच करना है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल, सो इट इज़ 2y इज लेस देन 2, सो y विल बी 2 by 2, so y is less than 1। ये आ गया। so now it says y is a whole number। इसका मतलब क्या हुआ कि whole number मतलब ये सिर्फ 0 हो सकता है, तो y can only be 0। अब इसको जरा यहाँ पर डालो तो हाँ, so y is only 0, तो this is 0 plus 1। हाँ, तो how many elements are there in this set? So set has only one element, right? So it is a singleton set, correct? चलो आगे चलते हैं। ओके, सो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, राइट? तो पैरेलल लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब जहां पर वो मिलेंगी, बट पैरेलल लाइंस तो कभी नहीं मिलती। सो दिस मीन्स दिस इज एन एम्प्टी सेट। ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है। दूसरा, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका मतलब हुआ हमें सिचुएशन ये दी गई है, तो इसके हिसाब से हमारे जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे, इट इज ओनली 6। तो क्या ये एक एम्प्टी सेट है? सो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है। ओके, आगे चलते हैं। सो C इज इक्वल टू इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 10। हाँ, तो ठीक है, मतलब इसके एलिमेंट क्या होंगे, 6 और 10 के बीच में इवन नंबर 8 भी तो आता है। सो नॉट एन एम्प्टी सेट। तो कौन सा सेट है, दिस इज सिंगलटन सेट, राइट? नाउ D इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स बिटवीन 9 एंड 11, सॉरी 7 एंड 11। तो 7 प्राइम है बट बिटवीन लिखा है, तो 8 प्राइम नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये खाली होगा। सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज आर द सेट्स A and B
डिसजॉइंट मतलब डिसजॉइंट सेट का मतलब कि जहां पर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो। तो देखो ए सेट के हमें क्लियरली लिखे हैं, तो ए सेट क्या है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं 4 5 6। अब मैं बी सेट पर आती हूँ, इट सेज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम वही करेंगे, ये जो हमारी बीच वाली टर्म है इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। सो दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस, मैं कैसे लिखूं, आई कैन राइट इट एज 6x माइनस नहीं प्लस एक्स लिखती हूँ, हाँ प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे कर लेंगे, इट विल बी इक्वल टू x कॉमन x माइनस 6 और यहाँ पर 1 कॉमन x माइनस 6, तो ये हो जाएगा 0। ओके, अब इसको लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी और यहाँ से आ जाएगी 6। ठीक है, तो अब b जो है तो b इज इक्वल टू 6 और -1। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको, है ना। अब मुझे बताओ कि क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं कि नहीं। ये डिसजॉइंट नहीं है बच्चों, क्योंकि इनका ना ये देखो ये एलिमेंट जो है ये सेम है। सो सेट ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। okay, next is set A, are the set A and B joint। तो क्या ये joint है, तो देखो A के एलिमेंट्स हमें काफी क्लियरली इन्होंने दिए हैं, इट इज B C D और E। और अगर हम सेट B की बात करें, इट इज X सच दैट X आर द लेटर इन द वर्ड मास्टर। तो क्या क्या लेटर्स हैं, M A S T ई आर। तो क्या ये जॉइंट है, बिल्कुल जॉइंट है, क्योंकि यहां पर ये देखो ये एलिमेंट सेम है। यस सॉरी येस्ट नहीं यस, सेट ए एंड बी आर जॉइंट। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ जरा पेन का। हाँ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो अब इक्विवेलेंट हैं या नहीं, इसके लिए एक एक सेट को उठाओ और उसके एलिमेंट्स निकालो। पहले मैं सेट ए को लेती हूँ, तो इसने बोला है कि x बिलोंग्स टू n, दैट इज नेचुरल नंबर, एंड 11 इज सॉरी 2x इज लेस देन इक्वल टू 11, 2x माइनस 1 है, सॉरी। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं, तो मैं सेट ए को सॉल्व करने जा रही हूं, तो ये हो जाएगा 11, सो 2x माइनस 1। सो लेट अस ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ओके, तो जब मैं 1 को ऐड करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 11 प्लस 1 और 2x माइनस 1 प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना बच्चों, ऐसे लिख देते हैं, है ना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा जब x लेफ्ट साइड पर होता है। सो ये हो जाएगा बाय 2, तो x इज दिस। तो x इज लेस देन इक्वल टू 6 इस केस में। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर है, मतलब जो हमारा सेट ए है उसके एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब दूसरी तरफ चलते हैं, अब सेट बी को सॉल्व करते हैं। तो बी हमारा होल नंबर है। ठीक है, तो बी हमारा होल नंबर है और सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, सो y इज, मैं इसको देखो सीधा भी कर सकती हूँ, बहुत लंबा इसको करने की जरूरत है नहीं, तो मैं इसको लिखती हूँ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मतलब 3 4 एंड लेस देन इक्वल टू 9, तो 3 4 5 6 7 8 और 9। सिंपल। अब मुझे बोला है कि क्या ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं या नहीं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, वो सेट्स जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स हियर एंड हियर 1 2 3 4 5 6, तो 6 नहीं 7 है। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है, सॉरी ए का, नॉट बी का, बट ए का कार्डिनल नंबर है। सो एन ए इज इक्वल टू 6 और ये एन बी इज इक्वल टू 7। तो सेट ए एंड सेट
बी आर नॉट इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट होते तो इनके कार्डिनल नंबर्स सेम होते, इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नहीं, इंटीजर्स ज्यादा है और नेचुरल नंबर्स कम है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव हैं, और अगर इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, और साथ ही साथ वहां पर नेगेटिव भी आ रहे हैं। सो सेट ऑफ इंटीजर्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैसे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी इनफाइनाइट है। तो इन दोनों को मतलब उस तरह से देखें तो दोनों ही इनफाइनाइट है, तो वी कैन नॉट क्लियरली से हम ये बोल सकते हैं इनफाइनाइट है दोनों के, तो मतलब यस दे आर इक्विवेलेंट। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4। तो पी सेट के ये एलिमेंट्स हैं, हम m के एलिमेंट्स निकालते हैं। तो m के एलिमेंट्स हैं होल नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 1 2 3 4, क्या ये इक्विवेलेंट है? नहीं, इसका कार्डिनल नंबर आया है 4, और अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर देखूं तो ये है 5। सो नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इनफाइनाइट के केस में ना हम एक्चुअली कार्डिनल नंबर नहीं निकाल पा रहे थे, हम एक्चुअल में कितने नंबर्स हैं वो हम नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए हमने उसको इक्विवेलेंट बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल और नॉट। तो क्या ये इक्वल है या नहीं ये निकालना है। सो ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज दिस। तो क्या ये इक्वल है या नहीं? तो b के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज इक्वल टू, तो ये बोल रहा है n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5। तो n कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 एंड इट कैन बी 4। ठीक है, तो 2n मतलब 2, सो 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर 6 एंड 2 4s आर 8। मतलब b के एलिमेंट आएंगे 2 4 6 और 8। तो मैंने 2n में बस n की वैल्यू डाली है, बस यही किया है। ओके, तो यस these are equal sets, right? Now question number 2 says m is equal to x such that x belongs to a whole number and x plus 3 is less than 8। ठीक है, तो ये बोल रहा है x belongs to whole number। तो मैं सबसे पहले m सेट को सॉल्व करने वाली हूँ। सो x plus 3 is less than 8। सो let us add, नहीं सॉरी ऐड नहीं करेंगे, लेट अस सब्ट्रैक्ट। लेट अस सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 3 इज लेस देन 8 माइनस 3। तो यहां पर बच जाएगा x और यहां पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये है होल नंबर। तो मतलब जो हमारा सेट m है उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4, क्योंकि ये 5 से कम होने चाहिए और होल होने चाहिए, तो होल 0 से शुरू होते हैं। सेट n की बात करें, सो y सच दैट y इज इक्वल टू 2n minus 1 and n is a natural number and n is less than 5। तो इसका मतलब n can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4। तो अब यहाँ पर y is equal to 2 into 1 minus 1 है ना, और यहाँ पर 2 into 2 minus 1 y is equal to 2, 3 minus 1 y is equal to 2, 4 minus 1। So 2 minus 1 is 1, 2 2s are 4 minus 1 3, 3 2s are 6 minus 1, 4 2s are 8 minus 1। तो हमारे जो एलिमेंट्स आए हैं सेट n के, तो एलिमेंट्स आर 1 3 5 और 7। तो क्या ये इक्वल सेट्स हैं? सो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। क्लियर हो गया? तो ये हमारा पूरा आंसर था, ये सेम नहीं है, राइट, इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। तो क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये बताना है। मल्टीपल्स ऑफ 8, अब कहाँ तक के, कोई ऐसी कंडीशन तो लगी नहीं है कि यहां तक के मल्टीपल देखने हैं। सो दिस इज इनफाइनाइट।
नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10, सेट ऑफ इंटीजर्स जो 10 से नीचे हैं। अब 0 तक है, फिर नेगेटिव में कहाँ तक है ये नहीं लिखा है, तो अगेन इनफाइनाइट। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12, तो ये ठीक है ना, मतलब 0 से 11 तक के होल नंबर्स की बात हो रही है, सो दिस इज फाइनाइट सेट। x such that x is equal to 3n minus 2 and n is a whole number, n whole number है and n is less than equal to 8, तो यहाँ पर लिखा है x is equal to 3n minus 2, तो यहाँ पर n हम क्या क्या ले सकते हैं, n होल नंबर है, तो आई कैन टेक n एज, एक मिनट रुको मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके लिखती हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगी कि हम n को क्या क्या ले सकते हैं, तो n कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब x इज इक्वल टू 3n माइनस 2 में ना ये सारी वैल्यूज डालते जाओ, तो सबसे पहले जब n इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2, सो 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है। अच्छा मुझे 0 भी तो लेना है, तो चलो मैं 0 को इधर लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू 3 इन द ब्रैकेट 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं n इज इक्वल टू, देखो अब मैं जो भी करूंगी ना, बट मेरे पास ना यहाँ पर काफी क्लियरली कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो आप इन सब को निकाल के देख सकते हो, ये फाइनाइट सेट ही आएगा, मतलब मुझे एक्चुअली इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं। x सच दैट x इज इक्वल टू 3n माइनस 1, अच्छा ये हमने कर लिया। नाउ दिस इज x इज इक्वल टू x सच दैट n माइनस 2 ओवर n प्लस 1, सो n इज अ होल नंबर, तो n इज अ होल नंबर। अब होल नंबर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 0 और वो बढ़ते ही जाते हैं, अब कहाँ तक हमें रुकना है ये हमें कुछ नहीं लिखा है, सो दिस मीन्स दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सेज आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और हमें रीजन भी देना है। पहला है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 21, तो वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स जो 21 से कम है, एंड द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 21 आर इक्वल सेट। तो अब अगर आप इसमें देखोगे ना, तो ये अगर आप 2 से स्टार्ट करो तो आपके पास टोटल 10 नंबर आएंगे, अगर आप इनको स्टार्ट करो तो ये भी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एग्जैक्टली ये भी 10 आएंगे, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं, सो आंसर इज ट्रू। कमिंग ऑन टू इफ e इज इक्वल टू द फैक्टर ऑफ 16, तो अगर ये फैक्टर ऑफ 16 है, फैक्टर ऑफ 20 है, तो e और f जो है वो इक्वल है, तो अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 16 निकालूं तो ये आएगा, इट विल बी दिस, 4 से भी आ जाएगा और फिर रिपीट हो जाएंगे, तो अगर मैं e के एलिमेंट्स लिखूं सो इट इज 1 2 4 8 16, ठीक है। f के एलिमेंट्स लिखते हैं, सो 1 इंटू 20 2 इंटू 10 3 4 इंटू 5, अब 5 अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तो मतलब f के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 2 4 5 10 और 20, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल सेट्स, तो द स्टेटमेंट गिवन ओवर हियर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज सेट, द सेट A इज इक्वल टू इंटीजर्स लेस देन 20 इज अ फाइनाइट सेट। हाँ इंटीजर्स लेस देन 20, तो ये नेगेटिव में तो बहुत आगे तक जाते हैं, तो ये फाइनाइट नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है। Then if a is equal to x such that x is an even prime number, then set A is empty, तो ये even prime number नहीं, even prime number में 2 तो आएगा ना, so this is false, okay, ये सिंगलटन सेट हो सकता है, empty नहीं। Then fifth part says set of odd prime numbers is empty, set of ऑड प्राइम नंबर्स नहीं, एम्प्टी कैसे है, देखो 3 ऑड प्राइम नंबर है, 5 है 7 है 11 है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, सो दिस इज फॉल्स, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, बल्कि ये फाइनाइट सेट तक जा सकता है क्योंकि हम इनको गिन नहीं पाएंगे। 6 says set of squares of integers and the set of whole numbers are equal set, मतलब the set of square of integers के square और जो set of whole numbers हैं वो equal हैं। अब integer के square अगर आप देखो तो it is 0 1, then 4 is a square, 9 16 25
36 एंड सो ऑन, है ना। अब सेट ऑफ होल नंबर्स आर इक्वल, तो जितने सेट ऑफ होल नंबर्स हैं वो भी इक्वल हैं, तो होल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब अगर आप इनको देखो तो जो ऊपर नंबर्स हैं उनके साथ नीचे वाले मैच नहीं करेंगे, सो दिस मीन्स दीज आर नॉट इक्वल, राइट, दे आर इक्वल सेट्स। तो यहाँ पर लिखा है दे आर इक्वल सेट्स, तो द स्टेटमेंट ओवर हियर इज फॉल्स, दे आर नॉट इक्वल सेट्स। नाउ सेवेंथ पार्ट देखते हैं। इन एन इन ब्रैकेट p इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट m, मतलब जो कार्डिनल नंबर p का है और m का है, अगर ये दोनों इक्वल हों तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस मीन्स कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट p में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट m में भी हैं, तो सेट p और m इक्विवेलेंट है, तो ये इक्विवेलेंट शो कर रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ इफ सेट p इज इक्वल टू सेट m, देन जो कार्डिनल नंबर इसका है और इसका है वो, मतलब द कार्डिनल नंबर्स ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। सो यस, अगर ये दोनों सेट इक्वल हैं तो कार्डिनल नंबर्स भी इक्वल होंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन सेट ए एंड बी आर इक्वल। सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हो सकता है इसमें भी 5 एलिमेंट हो, इसमें भी 5 एलिमेंट हो, लेकिन इसके 5 एलिमेंट यहाँ 5 तक हों और इसके 5 एलिमेंट यहाँ से चलकर ई तक हों, तो जरूरी नहीं है कि ये इक्वल सेट्स होंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द टुडेज वीडियो। अगर आपको कहीं डाउट लगेगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। और बच्चों एक चीज याद रखना हमेशा कि जब भी आपके पास कोई नया कॉन्सेप्ट आता है प्लीज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।